सोचिए यदि किसी समुदाय के लोगों का एक एक वोट क्षेत्र के विकास के लिए नहीं है बल्कि बीजेपी और हिंदुत्व को हराने के लिए पड़े तो सरल शब्दों में इस टेक्निक को वोट जिहाद कहते हैं। और केंद्र के चुनावों के बाद अब महाराष्ट्र के चुनावों में वोट जिहाद करने की खुल्लम खुल्ला अपील की जा रही है। जितने वहाँ के धार्मिक स्थल है, धार्मिक नेता है माइनॉरिटीज के, उन्होंने अल्लाह की कसम दे देकर लोगों को वोट करने लगा है, बीजेपी के खिलाफ वोट करने लगा है। इसे काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में है। इसे प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बचिए मत, क्योंकि 24 घंटे थे। परंतु आरएसएस ने भी खास प्लान बनाया है वोट जिहाद को काउंटर करने के लिए, जिसे आप धर्म युद्ध कह सकते हैं। यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। क्या है ये वोट जिहाद जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक चिंतित हैं? क्या असर होगा इसका महाराष्ट्र के चुनावों पर? कैसे ये भारत के हिंदुओं को बदल कर रख देगा हमेशा के लिए? और बीजेपी इस दानव से निपटने के लिए क्या कर रही है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब हम वोट जैसे शब्दों को सुनते हैं ना, तो ये मानकर चलिए कि राजनीति गर्म होनी तय है। और इस बार गर्म हुई है महाराष्ट्र की राजनीति, जहां चुनाव से मात्र 6 दिन पहले वोट जिहाद का मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है। और इस कांड में ना जो हो रहा है वो आपके होश उड़ा सकता है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। आज यानी 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में मालेगांव पुलिस ने 125 करोड़ रुपए की धांधली को पकड़ा है, जिसके थ्रू महाराष्ट्र चुनावों में खेल होने वाला था। और इस काम को करने वाला कौन था? सिराज मोहम्मद। क्या कर रहा था ये आदमी? मोहम्मद सिराज ने 12 हिंदू नाम वाले लड़कों को पकड़ा। उनको कहा कि वो उन्हें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी में नौकरी दिलाएगा, और उनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड मांग लिए ताकि उनके बैंक अकाउंट्स खुलाए जा सके। नौकरी के लालच में 12 के 12 लड़कों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। बैंक का एक एम्प्लॉय जो मोहम्मद सिराज के साथ मिला हुआ था, उनकी मदद से इन 12 लोगों के अकाउंट्स खोले गए। और इनके अकाउंट्स खुलने के बाद इन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आने लगे, और फिर इन 12 लड़कों के नाम से लोन लिए जाने लगे। और इस बात का ना इन लड़कों को कुछ पता ही नहीं था। दत्तात्रेय नाम के एक लड़के ने बताया कि उसके अकाउंट में 14 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ का लोन था और 2 करोड़ एफडी कराए हुए थे। कुल मिलाकर इन 12 अकाउंट के माध्यम से 125 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए गए। इस चुनाव के समय में मोहम्मद सिराज के द्वारा ये पैसे 7 अलग अलग राज्यों से इन हिंदू लड़कों के अकाउंट्स में आए। इन लड़कों को इस बारे में पता भी नहीं है, जिसे मोहम्मद सिराज ने मालेगांव में ठिकाने लगा दिया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि इस पैसे का प्रयोग मालेगांव में एक विशेष समाज के वोट को खरीदने, उन्हें एकजुट करने और टैक्टिकल वोटिंग में खर्च होने वाला था, क्योंकि मालेगांव में विशेष समाज की आबादी जो है ना वो थोड़ी सी अधिक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो 125 करोड़ रुपए मालेगांव में मुस्लिम पक्ष को एकजुट करने और टैक्टिकल वोटिंग में खर्च होने वाले थे, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। यह आरोप है और इसी को वोट जिहाद कहा जा रहा है। नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद नहीं होने देंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा था कि इस वोट जिहाद को वोटों के धर्म युद्ध से काउंटर किया जाएगा। यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। इससे अलग असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, और ये वोट जिहाद क्या होता है? कहाँ हुआ है इसका जन्म? तो जी, भारत में एक विशेष समुदाय द्वारा की गई एक तरफा टैक्टिकल वोटिंग, जिससे विशेष समुदाय जिसे चाहता है उसे जितवा सके, उसे वोट जिहाद कहते हैं। ये ना बहुत समय से प्रैक्टिस में तो है, पर इस शब्द का जो जन्म है वो 2024 के चुनावों से पहले हुआ था, जब सलमान खुर्शीद की बेटी ने ये शब्द बोले थे। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। ऑफ कोर्स इसे उस समय काउंटर किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, पर अब यही वोट जिहाद महाराष्ट्र पहुंच चुका है। कितना सत्य है ये वोट जिहाद, या बीजेपी बस एक कोरी कल्पना कर रही है? क्या धरातल पर वोट जैसा कुछ हो रहा है? ये सब कुछ ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, वोट जिहाद का मुद्दा केवल कोरी कल्पना है या फिर इसके प्रमाण भी हैं धरातल पर, यह जानने के लिए पहले महाराष्ट्र में जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उनके मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस देखते हैं। यह एफआईआर दावा करती है कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया। यह एफआईआर जो मेरे हाथ में है, ये बताती है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
200 खातों में करोड़ों रुपए भेजे गए। महाराष्ट्र में ऑपोजिशन यानी कि महाविकास आघाड़ी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कई प्रोमिसेस किए हैं, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना और उनकी हिस्सेदारी, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं और आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की बात की है। सरल शब्दों में इस मैनिफेस्टो से हिंदू जाति में बटेगा और मुस्लिम समुदाय में जाति का नाम भी नहीं लिया जाएगा। इससे भी सरल शब्दों में कहा जाए तो वोटों के लिए एक समाज का तुष्टीकरण और दूसरे समाज का विखंडन। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जो वैसे तो महाराष्ट्र में कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, परंतु अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि भाई अल्पसंख्यक जो है ना, उनके लिए कार्यक्रम होने चाहिए और इनकी मांग है कि अभी की सरकार जो है ना, जिन्होंने लव जिहाद के लिए काफी काम किया हुआ है, उन सारे कामों पर रोक लगा दी जाए। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो है ना, वो तुष्टीकरण के वादे तो कर रही हैं, पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही हैं। लेकिन अंडर रिप्रेजेंटेशन के बाद भी पूरे मुस्लिम समाज को महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील की जा रही है, बार बार बड़े बड़े संगठनों के द्वारा ऑफिशियली। इस समर्थन की सूची में एक नाम है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का। ये संगठन जहां भी अपनी प्रभावशाली स्थिति रखता है, वहां पर MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी को वोट देने का वादा कर चुका है। साथ ही चुनावी अभियान और अन्य प्रयासों में भी मदद करेगा, परंतु यह मदद जो है ना, ये अपनी शर्तों पे करेगा, शर्तें भी मनवाएगा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में 180 NGOs ऐसी हैं जो इस समय ग्राउंड पर काम कर रही हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में वोटर्स को रजिस्टर कर रही हैं, ताकि वोटिंग वाले दिन मुस्लिम वोटर का टर्नआउट बढ़ाया जा सके। वोट कि अगर इतने प्रमाण आपको कम लग रहे हैं तो कदाचित आज की ताज़ा खबर आपने सुनी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी ने 14 नवंबर को घोषित तौर पर महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का वादा कर दिया है, जहां वो उनके 259 कैंडिडेट्स को चुनावी प्रयास में सहायता करेंगे। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्सल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। इसके अलावा मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन का ये लेटर देखिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ए ईमान वालों, जरा सोचो, क्या आप संविधान के लिए अपने मत का प्रयोग करोगे या नहीं। और नीचे लिखा है कि महाविकास आघाड़ी को ही अपना वोट दें। लेकिन इस सबसे पृथक वोट का सबसे बड़ा प्रमाण ये वीडियो है। अगर हम धुलिया सीट की बात करें, लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, उसमें से 5 विधानसभा में हम 1,90,000 से आगे हैं। और अकेली मालेगांव सेंट्रल, जो 100% माइनॉरिटी की विधानसभा है, वहाँ 1,94,000 से पीछे जाने से 4,000 वोटों से हम हारे। और ऐसा करीब 12 सीटों पर हुआ, और ये 12 सीटों पर वोट जिहाद का नारा चला था। दर्जनों के हिसाब से ऐसे वीडियोस आज की डेट में सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। एग्जैक्टली इसी को वोट कहते हैं। इसी काम को करने के लिए 2024 के सेंटर इलेक्शन में भी दूर दूर से लोगों को बुलाया गया था। पर प्रश्न यही कि इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है कि टैक्टिकल वोटिंग से बीजेपी को हराने का गेम खेला जाए। क्या इतनी जनसंख्या है इनकी? तो जी टिस की एक स्टडी में पता चला है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स सरकार और प्रशासन की कमी के कारण काफ़ी समय से महाराष्ट्र में जाकर बस रहे हैं, जिसके कारण उनके वोटर कार्ड तक बन चुके हैं और वो वहाँ चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। 1965 में मुंबई की आबादी 88% हिंदू थी। 2011 में यह केवल 66% हिंदू रह गई और 2051 तक हिंदू आबादी मुंबई में 50% से नीचे होने के पूरे चांसेस हैं। यह सब आपकी हमारी आंखों के सामने हो रहा है और यह केवल मुंबई की कहानी नहीं है। महाराष्ट्र के हर छोटे बड़े नगर की यही कहानी है। जहां एक बार ऐसे अवैध लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, वो अपने मतदान को ब्लॉक करके चुनाव का परिणाम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। बंगाल में भी यही होता है और ऐसी कंडीशंस जब हो जाती है ना, तब ही वोट का कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाता है। पर बीजेपी अपने ऊपर हो रही इस वोट जिहाद को कैसे काउंटर कर रही है, वो आगे देखते हैं। हर चुनाव में ना हर एक पार्टी अपनी अपनी एक रणनीति तैयार करती है। तो भाजपा की रणनीति महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को एक किया जाए वाली है। और हिंदुओं को एक करने के लिए बटोगे तो कटोगे या फिर एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारे भाजपा दे रही है। वहीं भाजपा के अलायंस पार्टनर एनसीपी के अजीत पवार वो कह रहे हैं कि इन नारों का ना महाराष्ट्र में कोई महत्व ही नहीं है। वहीं आरएसएस जो भाजपा की आइडियोलॉजिकल मेंटर है, वो स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ते पर उनका प्रभाव हर चुनाव पर पड़ता है। तो उन्होंने एक स्पेशल 65 कैंपेन चला रखा है। तो भाई इन सभी स्ट्रेटजीज को ना एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और प्रारंभ करते हैं संघ के स्पेशल 65 कैंपेन से। तो आरएसएस ने महाराष्ट्र में
हिंदुओं की अलग अलग 65 ऑर्गेनाइजेशंस को एकत्रित किया। इन सभी 65 ऑर्गेनाइजेशंस की पैठ जो है ना वो हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों में है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्पेसिफिक काम दिया गया है। उनका काम है आपको घर घर जाकर हिंदुओं को एक करना है और जातियों से ऊपर उठना है। इनका नारा है सजग रहो, बी विजिलेंट, बी अवेक। संघ और इन 65 ऑर्गेनाइजेशंस ने अब तक सैकड़ों मीटिंग्स महाराष्ट्र में कर ली हैं और हिंदुओं को कास्ट की बाउंड्री से ऊपर उठाकर एक करने की डायरेक्शन में ये लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा चुनावों में भी संघ ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब वही कुछ होता हुआ महाराष्ट्र के चुनावों में भी लग रहा है। तो ये तो हो गई भाई संघ की स्ट्रेटेजी जिससे भाजपा को लाभ होगा। पर अब आते हैं कि भाजपा क्या कर रही है। भाजपा की स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो हरियाणा चुनावों के समय योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बंटोगे तो कटोगे। फिर मोदी जी ने बोल दिया एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा चुनाव में इसका लाभ मिला भी, लेकिन हरियाणा में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक तो है नहीं। तो इस नारे की जो असली परख है ना वो महाराष्ट्र में होगी जहां पर अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है। इस नारे का प्रयोग ना भाजपा महाराष्ट्र के चुनावों में जमकर कर रही है, या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र ही इस नारे की असली प्रयोगशाला है। महाराष्ट्र चुनाव में अब केवल 6 दिन बचे हैं। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन यानी महायुति और विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार, इनका गठबंधन महाविकास आघाड़ी, इन्होंने कुछ कुछ चुनावी घोषणाएं की हैं। इनके अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हो गए हैं। चुनावी घोषणा पत्रों में दोनों ही गठबंधनों ने महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों पर फोकस किया है। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और धारा 370 को लेकर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर हमला बोल रही है। तो कांग्रेस जाति जनगणना, संविधान बचाना, दलित और मुसलमानों को लेकर बातें कर रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी भी ना वोटों के पोलराइजेशन में कतई पीछे नहीं है। अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड जो महाराष्ट्र वाला है ना, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की पार्टियों यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनको पत्र लिखकर 17 सूत्री मांग की है। इन मांगों में ना नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, वक्फ बिल का विरोध, सरकार बनाने पर आरएसएस पर प्रतिबंध और मौलानाओं को मासिक 15,000 रुपए भत्ता जैसी शर्तें रखी गई हैं। और जिसे ना कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार ने पत्र देकर औपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। ये शर्तें मानकर महाविकास आघाड़ी ने अपना इशारा साफ साफ दिखा दिया है कि भाई हमारा एजेंडा तो यही होने वाला है, तुम कुछ भी कर लो। अब एक और तो वोट जिहाद और दूसरी ओर धर्म युद्ध की बात चल रही है। पर कमबख्त ये वोट जिहाद क्या होता है, तो इसे समझने के लिए ना हमें लोकसभा 2024 के चुनावों में धूले कॉन्स्टिट्यूएंसी पर फोकस डालना पड़ेगा। वहां के एग्जाम्पल से हम इस बात को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो धूले लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें बनती हैं, जिनमें से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा को 1,31,000 वोट कांग्रेस अलायंस से अधिक मिल रहे थे। लेकिन जो छठी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी मालेगांव सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूएंसी थे ना, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी सी अधिक थी। वहां पर इंडी अलायंस को 1,94,000 वोट अधिक मिल गए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बाकी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर भारी पड़ गई और भाजपा इसे ही वोट बता रही है। अब एक और तो मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है, दूसरी ओर हिंदू कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत सकते हो। तो फिर हिंदू कंसोलिडेशन के लिए मोदी राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई बाला साहिब ठाकरे और वीर सावरकर की तारीफ में कुछ शब्द बोलकर दिखा दो, अगर आप में दम है तो। और भाई अब तो उद्धव ठाकरे भी आपके साथ हैं, तो दोनों की ही तारीफ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही बात हर जगह पर जा जाकर फडणवीस भी बोल रहे हैं। तो भाई स्ट्रैटेजी सीधी है। महायुति अलायंस हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट कर रही है, जिसमें आरएसएस उनकी मदद कर रहा है, और एमवीए मुस्लिम वोट्स को, जिसे वोट जिहाद और धर्म युद्ध का नाम दिया जा रहा है। अब वोट जिहाद के विरुद्ध ये सभी अभियान, नारेबाजी शायद विधानसभा चुनावों तक रहेगी भी, लेकिन ये फिनोमिनन केवल महाराष्ट्र में थोड़ी देखा गया है। ये फिनोमिनन तो देश के हर भाग में देखा जा रहा है और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए भी। तो फिर भाई ऐसे में क्या किया जा सकता है कि हर बार इसी समस्या से जूझना ना पड़े? इन्हीं सब बातों पर अगले अध्याय में बात करेंगे। देखिए, वोट
एक ऐसी समस्या है जो ना इस देश में सिर्फ एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ी कर रही है, बल्कि वो अपने समुदाय के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने में लगी हुई है। ये एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान अगर अभी नहीं हुआ तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, और इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, भारत में बहुत से घुसपैठिए गैर कानूनी तरीके से देश में छिपे हुए हैं। साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया था जो रैकेट भारत में डेमोग्राफी को बदलने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को भारत में घुसपैठ करने में मदद करता था। वैसे तो पीएफआई वाले भी यही काम कर रहे थे, उन्हें बैन कर दिया गया है, परंतु चलिए हम केंद्र सरकार की बात माने तो भारत में इस समय लगभग 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी लोग गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं। ये डेटा 2016 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा को दिया था, लेकिन 2024 के एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग इस समय 5 करोड़ से अधिक इलीगल पॉपुलेशन है। ये अनुमान भारत की सरकार के मौजूदा डेटा को एनालिसिस करके बनाया गया है, और ये संख्या इतनी है कि कहीं भी किसी भी देश में वोट कर सकती है। और इसका एक ही समाधान है, हमें हर एक घुसपैठिए को ढूंढ कर निकालना होगा। परंतु इस काम को करने के लिए भी हमें एनआरसी जैसे कानून को लागू करना होगा, जिसके तहत हम घुसपैठियों और भारत के हर नागरिक के डॉक्यूमेंट को चेक करें, घुसपैठियों को चेक करें और उन्हें देश से निकालें। अमेरिका भी अपने देश में घुसपैठियों को निकालने की राह बना रहा है इस समय, परंतु ये जो है ना वो एक रास्ता है। दूसरा तरीका है पॉपुलेशन कंट्रोल। इस समय इस देश में केवल एक समुदाय ऐसा है जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है, बाकी सब घट रहे हैं। तो ऐसे में 2 से अधिक बच्चे करने वाले लोगों से सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जानी चाहिए, फ्री राशन तक। वोट एक प्रकार की टैक्टिकल वोटिंग है। ये समस्या केवल भारत में है ऐसा नहीं है, बल्कि ये समस्या लंदन के मेयर चुनाव तक में देखने को मिली थी, जहां एक समुदाय ने एक तरफा वोटिंग साजिद खान के लिए करी थी, जिसकी वजह से चुनाव का फैसला एक तरफा हो गया था। और इसका उत्तर केवल यह है कि दूसरा समुदाय भी एकजुट होकर वोटिंग करे, और इसी कारण योगी आदित्यनाथ जो नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो प्रासंगिक हो जाता है। तो ये वो 3 तरीके हैं जिनका प्रयोग करते हुए आप वोट से बच सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है ये भविष्य के गर्भ में है, परंतु आप क्या करने वाले हैं इन चुनावों में या भारत के भविष्य के लिए, वो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहा है जो दूसरा वीडियो ना, इसको अवश्य देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।